भाई देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी की जो छवि है वो एक नेक राजनेता की छवि है, एक भले इंसान की छवि है और अच्छे संगठन कार्यकर्ता के रूप में उनकी छवि दल के अंदर और दल के बाहर भी है। यही कारण है कि न सिर्फ महासचिव के रूप में उनकी सेवाएं पार्टी लेती रही है, बल्कि पिछले ही दिनों जो चुनाव संपन्न हुआ हरियाणा वहाँ के प्रभारी भी यही थे। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जो डिफ़िकल्ट स्टेट माना जाता है, वहाँ भी चुनाव प्रभारी बनाकर उनको भेजा है। तो यह एक स्पष्ट रूप से संकेत है कि पार्टी धर्मेंद्र प्रधान जी को गंभीरता से लेती है, एक सफल रणनीतिकार के रूप में लेती है और अच्छे कुशल संगठनकर्ता और चुनाव प्रबंधक के रूप में लेती है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट हैं और पार्टी निश्चित रूप से आगे और भी इनकी सेवाएं लेगी। नमस्कार दर्शक बंधु, बिहार फाइटर स्वतंत्र अधिवेशन को आपण मान स्वागत करुच्ची। मुझे बिहार पाटना रे बिहार राजनीति को बुझापी हेले बिहार वरिष्ठ राजनेता मान सहित यदि आप आलोचना न करेंगे, सहित कथा न हेबे, ताले आपण बिहार राजनीति को बुझीपारे ना। सब बेले बिहार राजनीति जाति को लेकिन सब बड़ चर्चा था। बिहार राजनीति केतेबेले क्यों मोड़ निए से कथा आज पर्यंत कौन से राजनीतिक विश्लेषक एवं राजनीतिक विशेषज्ञ ए पर्यंत सठिक भाव कौन सी निष्कर्ष रे पहुंची पार ना। एबे देखो बिहार विधानसभा निर्वाचन चली गोटे पटे महागठबंधन पक्षर कहुला आमे ए निर्वाचन रे बाजीमात मारिबू। गणमाध्यम रे जोरदार भाव प्रचार होता। जेमिति प्रशांत किशोर का पार्टी जन स्वराज को लेकिन एबे भी अनेक राज्य रे विशेष भाव ओडिशा रे मध्य चर्चा होची। जन स्वराज पाखापाखि बोध हुए 40 रु 50 सीट नहीं जीवो कि सरकार करिवो, किंतु वास्तव र चित्र जानिबा पहला पण बिहार ग्राउंड जीरो रु बिहार वरिष्ठ राजनेता मान सहित आलोचना कला परे आपण स्पष्ट भाव जानी परिबे। किंतु आज जने वरिष्ठ राजनेता सहित कथा बा बिहार प्रदेश कांग्रेस रा पूर्वतन सभापति जे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी रे अछंती अनिल शर्मा जी सहित आलोचना करबा, पूरा बिहार राजनीति को बुझा प्रयास करबा। अनिल जी, शर्मा जी कार्यक्रम को स्वागत करते हैं। नमस्कार। पहले मैं जानना चाहता हूं आपसे कि अभी बिहार का चुनाव खत्म हो गया है, क्या लगता है अभी बिहार में कौन सरकार बनाएगा? मैंने जो चुनाव के दौरान अलग अलग जगहों पर लोगों के रुझान देखा है, उससे स्पष्ट है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्यों एनडीए की सरकार इसलिए बनने जा रही है कि सचमुच 2005 के बाद लगातार एनडीए की सरकार स्टेट में चल रही है। बार बार इसका वापस आना ही इस बात का संकेत है कि इनकम्बेंसी फैक्टर एनडीए की सरकार को प्रभावित नहीं कर पा रही है। अच्छा, कारण सीधा है कि 2005 के पहले जो सरकार चल रही थी लगभग 15 साल की, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी कर रही थी, उन 15 सालों में इतनी तबाही हुई, इतनी परेशानी हुई, जनता कराह रही थी, कहीं विकास का नामो निशान नहीं दिखता था और बिहार में अलग अलग तरह की ताकतें उभर गई थी। कहीं अपहरण हो रहा था, कहीं डाका पड़ रहा था, कहीं लोगों को अब किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी करा रहा था। मतलब लॉलेसनेस की प्रकाष्ठा थी, जिसको आप बोल रहे हैं कि जंगल राज। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहता, न कोई एनडीए का नेता कहता। ये जंगल राज का नामाकरण जो हुआ वह उस समय पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया। अच्छा, कई मामले उनके पास गए। उसी मामले में एक मामले की सुनवाई करने के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में तो जंगल राज चल रहा है और वहाँ से ये जंगल राज चल रहा है। ठीक है, और सचमुच ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे स्पष्ट होता है
कि इसी को जंगल राज कहा था। जंगल राज का मतलब क्या है कि माइट इज राइट। अच्छा। जंगल राज का मतलब यही होता है ना, जैसे बाघ शेर बहुत मजबूत है तो सारे सारे जानवर उसके सामने नतमस्तक है। तो एक्चुअली उस समय लालू प्रसाद जी सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके जो ब्यूरोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन कल्याणकारी व्यवस्था चलाने के लिए माध्यम बनती है, वह जनता की सेवा नहीं कर रही थी, एकमात्र एक परिवार की सेवा कर रही थी। और ये मैं नहीं कहता लॉलेसनेस, खुद लालू प्रसाद जी के अपने साले हैं अच्छा। जो उस समय बड़े चर्चित हुआ करते थे, उनके बहुत सन्निकट के सहयोगी थे, सुभाष यादव। ओके। सुभाष यादव ने सारे प्रेस मीडिया के सामने कहा कि लालू यादव के राज में जो अपहरण होता था, उसकी लेन देन की बात, उसकी फिरौती का जो बार्गेनिंग होता था, वो मुख्यमंत्री आवास अन्य मार्ग से होता था। अब जहाँ उतना सहयोगी उस परिवार का व्यक्ति कह रहा हो सार्वजनिक रूप से कि जो स्टेट में किडनैपिंग्स होता था, जो फिरौती ली जाती थी, उसमें सीधे मुख्यमंत्री आवास का की संलिप्तता थी, तो इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है जंगल राज का। ओके। तो चूंकि वो 15 साल में इतनी तबाही मची कि उसके बाद से ज्यों ही लालू प्रसाद या लालू प्रसाद के परिवार का चेहरा सामने आता है, तो जैसे कोई देखते हैं कि बड़ा सा अजगर को देखकर लोग भागता है, कोई खूंखार शेर को देखकर लोग भागता है, उसी तरह से ज्यों ही ये चेहरा सामने आता है, यही सत्ता पर काबिज होना चाहता है, तो अधिकांश लोग, खास तौर से मैं मानता हूँ कि प्रदेश का 70% से ज़्यादा आबादी किसी भी स्थिति में लालू प्रसाद या उनके बाल बच्चे को राज सत्ता सौंपना नहीं चाहता है। अभी भी वो डर है? बिल्कुल वही डर है, यही कारण है। लेकिन उस डर के साथ साथ निश्चित रूप से पिछले 20 सालों में 2005 से लेकर के अभी 2025 आया है, इन 20 सालों में एनडीए सरकार ने परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है। अच्छा। विकास के नए आयाम जोड़े हैं। जो लोग 2005 के पहले स्टेट छोड़कर चले गए थे या कहीं विदेश गए या कहीं और गए, वो जब अभी आते हैं तो उनको विश्वास ही नहीं होता है कि वही बिहार है। अच्छा। वही पटना है। चूँकि जन कल्याणकारी व्यवस्था में बेहतर सड़कें चाहिए, बेहतर अस्पताल की सुविधा चाहिए, बेहतर शिक्षा की सुविधा चाहिए, गरीबों के लिए पेयजल की व्यवस्था चाहिए, बिजली चाहिए। ये तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनकी बेहतर ढंग से व्यवस्था और पूर्ति एनडीए सरकार कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से एक तरफ कहीं नरक और दूसरी तरफ स्वर्ग का एहसास, तो कौन नरक में जाना चाहेगा। इसीलिए लगातार 2005 से कितना भी कुछ कर पा रहे हैं लालू प्रसाद जी, वापस उनको सत्ता लोग नहीं सौंपना चाहता है। इस बार के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि एनडीए सरकार ने जो जन सुविधाओं की बात किया, जो महिलाओं को 10,000 रुपये डालने का काम किया उनके कल्याण के लिए, या 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात की, या और भी सुविधा देने की बात की, लेकिन महागठबंधन की तरफ से उससे भी बड़े बड़े ऑफर हुए। 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हुई, जो विधवा पेंशन बढ़ाने की बात हुई, राइट, महिलाओं को बेहतर और सुविधा देने की बात हुई। तमाम बातों के बावजूद जनता ने विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस संदर्भ में मुझे एक पंचतंत्र की कहानी याद आती है। अच्छा। पंचतंत्र एक किताब है श्री राम शर्मा की। उन्होंने उसमें कई उपदेशात्मक कहानियों के माध्यम से लोगों को लेसन्स दिया है। अच्छा। राइट। उसमें एक कहानी है बाघ, शेर और कंगन की, सोने के कंगन की। उसमें कहानी ऐसा है कि एक शेर था जो बूढ़ा हो गया था, उसके नाखून टूट गए थे, उसके दांत भी टूट गए थे, वो चूँकि शरीर से अशक्त हो गया था, तो बहुत भाग दौड़ करके वो शिकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अंत का जो शिकार किया था वो कोई महिला का शिकार किया था, तो उसके पास एक कंगन महिला का था। तो वो शेर बैठा रहता था पेड़ के पास और अपने कमज़ोर हाथ से ही कंगन दिखाता रहता था, और लोगों को कहता था आने जाने वाले मुसाफिर को
कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब तो मुझे कुछ करना नहीं है, मैं शिकार कर नहीं सकता, अब मेरे पास कुछ, मैं जन कल्याण का काम करना चाहता हूँ, पुण्य का काम करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास कंगन है, आप आओ कंगन ले लो। उस लालच में जो जाता था उस बूढ़े शेर के पास उसको खा लेता था। अच्छा। तो लालू यादव वही पंचतंत्र की कहानी को चरितार्थ कर रहे थे। वही बूढ़ा शेर हाथ में जनता को लुभाने के लिए ये सारे 3 लाख देने का, 5 लाख देने का, ये सुविधा देने का, वो सुविधा देने का कंगन लेकर के घूमते रह गए बिहार में पूरे परिवार। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि आखिर शेर जो हिंसक हो चुका है वह कभी हिंसा छोड़ नहीं सकता है। और बिहार की जनता समझ चुके तो हैं। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार एक तरह से राजनीतिक रूप से हिंसक परिवार है। अच्छा हत्या के मात्र संदर्भ में नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से जो एक खूंखार शेर का काम होता है, उसी तरह से चाहे चारा घोटाले का सवाल हो, चाहे और भी बहुत सारे ओमिशन कमीशंस जो भ्रष्टाचार के हैं, वो सबसे आइडेंटिफाइड है ये परिवार, इसलिए लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। अच्छा शर्मा जी, जिस महागठबंधन को आप अभी नर्क बोल रहे हैं, उसी महागठबंधन में आप भी थे। बिहार की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सभापति भी आप रहे हैं और गांधी परिवार के साथ आप बहुत क्लोज भी हैं। ऐसा क्या हुआ जो आपको कांग्रेस वाली पार्टी को छोड़ना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के अध्यक्ष बनने के पहले की जो कांग्रेस थी, इवन राजीव गांधी जी के समय तक, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सोच कमोबेश सनातनी सोच थी, सनातन की सोच थी। और जो आरंभ से 1885 में जब कांग्रेस बनी होगी, अच्छा, तब भी उसके कर्ता धर्ता की जो सोच थी वो सनातन से मिलता जुलता था। सनातन का मतलब क्या? जिसमें उदारता हो, अच्छा, जो सबको साथ लेकर चलना चाहता हो, जिसमें व्यापकता हो, जो नैरो, जो 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 तंग नजरिया न रखता हो। सनातन यही कहता है ना। Right. सनातन में हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो यह नहीं कहते कि हिंदुओं का कल्याण हो, उसमें हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण की सोच सनातन की सोच है, और कांग्रेस भी कमोबेश उसी तरह से सबको समावेशित करके एक साथ ले चलने की समझ के साथ राजनीति का संचालन कर रही थी। लेकिन सोनिया जी के आने के बाद मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से कांग्रेस की सोच कॉमनल सोच हो गई, अच्छा, तंग नजरिए की सोच हो गई। राइट? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं नहीं सिर्फ कहता, जब 2014 में कांग्रेस पार्टी हार गई, बीजेपी बहुमत में आ गई, तो उस समय अपनी हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाया था, उसमें AK एंटोनी जी की अध्यक्षता में। अच्छा, तो एंटोनी कमेटी ने जो फाइंडिंग्स दिया था, अपना प्रतिवेदन दिया था, उसमें कहा था कि कांग्रेस जो माइनॉरिटीज़ के तरफ, अल्पसंख्यकों के तरफ जो अति झुकाव हो गया कांग्रेस का, उसके कारण ही जो बहुसंख्यक हैं वो एकजुट होकर के कांग्रेस को सत्ता से हटाने का काम किया। ये उनका है, और व्यवहार में भी देखा गया। नहीं तो बताइए, सोनिया जी अगर उदारता की राजनीति करती तो जिस समय एक तरफ तो मदर टेरेसा जो क्रिश्चियन थी, मदर टेरेसा को जब संत की उपाधि दी गई रोम में, सोनिया जी उस समय अस्वस्थ थीं, तो खुद 2 क्रिश्चियन लीडर्स को रिप्रेजेंटेटिव भेजी उसमें हिस्सा लेने के लिए। और दूसरी तरफ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसके लिए निमंत्रण लेकर लोग गया, तो निमंत्रण भी कांग्रेस ने ठुकरा दिया, सोनिया जी ने ठुकरा दिया। तो ये क्या है? यही ना तंग नजरिया है, यही कॉम्युनलिज्म है। तो सोनिया जी के टेक ओवर करने के बाद से कांग्रेस पूरी तरह से कॉम्युनल अप्रोच से काम कर रही है कहीं ना कहीं। और मैं क्या हूँ, तो मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि देश का जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। एज ए होल माइनॉरिटी का अगर कहते, अल्पसंख्यकों का है, तब तो उसमें बौद्धों की भी बात होती, उसमें जैनों की भी बात होती, उसमें सिखों की भी बात होती, है ना। राइट? लेकिन उसमें क्रिश्चियंस की भी बात होती, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से मनमोहन सिंह ने कहा कि मुस्लिमों का पहला हक है। राइट? तो ये जो पूरी की पूरी जो वर्किंग है, कार्यशैली कांग्रेस की हो गई है, वो व्यापकता से
भरा हुआ नहीं है, वो तंग हो गया है। अच्छा। इसके कारण ही ग्रेजुअली कांग्रेस सिमटती जा रही है। मैंने भी जो छोड़ा है पार्टी, उसका मूल कारण है, हमको ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि हम सोच से, विचार से, संस्कार से एक सनातनी हैं, हिंदू हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम किसी वैसी व्यवस्था को समर्थन नहीं कर सकते, साथ नहीं दे सकते, जान जाने के बाद जिस व्यवस्था के माध्यम से सनातन का खात्मा करने की योजना बन रही हो और सनातन को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा हो। कांग्रेस कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा है। राहुल गांधी जी जो अपने भाषण में कहते हैं कि मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरी जितनी छोटी बुद्धि है, कम बुद्धि है, उसमें मैं जरूर समझता हूँ कि देश में सचमुच दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। अच्छा। एक सनातन मिटाने की विचारधारा है और दूसरा सनातन बचाने की विचारधारा है। कौन मिटा रहा है? सनातन मिटाने की विचारधारा का नेतृत्व करती है कांग्रेस। अच्छा। उसका समर्थन, सहयोग करती है तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, चाहे वामपंथी पार्टियां हों, चाहे ये अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे मुलायम ये लालू यादव की पार्टी है, जो भी सेकुलर पार्टी, पूरा महागठबंधन, इंडिया अलायंस। हाँ, ये इंडिया अलायंस। आपने देखा खुद ही, तमिलनाडु के लीडर का क्या बयान आता है, हमको सनातन को खत्म करना है। राइट। क्या आता है कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष का बयान, श्रीमान खड़गे जी का, कि अगर मोदी आ जाएगा दोबारा तो देश में सनातन की सरकार हो जाएगी। इसका मतलब आप सनातन नहीं चाहते हैं। सीधी सीधी बात है ना। राइट। तो हमें लगता है कि पूरी तरह से, और मैं ऐसा मानता हूं। नहीं, आप कब से चाह रहे हैं कि इससे सनातन की सरकार बने? नहीं, मैं तो ऐसा है, मैं तो सनातन की सरकार, जिस समय मैं कांग्रेस में भी था, तभी मैं मंदिर जाता था, तभी मैं शिखा बांधता था, तभी मैं चंदन लगाता था, है ना। जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था, तभी मैं पहला संबोधन किया था, तो मैंने कोई सोनिया जी के प्रति आभार नहीं व्यक्त किया था। मैंने सबसे कहा था कि हर हर महादेव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से मुझे ये अध्यक्ष का पद मिला है। आप तो बोले थे? बिल्कुल बोला था। अच्छा। भरी मीटिंग में बोला, सबके सामने बोला था। नहीं शर्मा जी, आप संघ के विचार के हैं? मैं संघ से कभी नहीं जुड़ा हूँ। अच्छा। मेरी पृष्ठभूमि बिल्कुल इंडिपेंडेंट रही है। मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था तो इंडिपेंडेंट था। मैं गैर कांग्रेस की राजनीति में था। गैर कांग्रेस में जनता पार्टी के यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट था। मैं तो उन लोगों में हूँ जो 1977 में संजय गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने गया था अमेठी। अच्छा। तो संघ का नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं एक डेमोक्रेटिक सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ और उसके तहत काम करता रहा हूँ। जब आप कांग्रेस छोड़े, आपके बारे में कुछ कांग्रेस नेता कुछ बोले, वो बोल रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय से विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए कांग्रेस छोड़ दिया। सामाजिक न्याय का मतलब क्या? सामाजिक न्याय का मतलब, समाज का मतलब तमाम वर्ग, तमाम जातियां आती हैं, ठीक है ना। कांग्रेस का सामाजिक न्याय, लालू यादव का सामाजिक न्याय, उस न्याय के तहत सवर्णों के लिए कोई जगह नहीं है उस व्यवस्था में। अच्छा। क्योंकि जिस समय राहुल गांधी 10% और 90% की बात करते हैं, तो इसका मतलब 10% जो है वो उपेक्षित से इग्नोर करने वाली ताकत है। हालांकि मुझे संदेह है और मैं ऐसा अंदेशा व्यक्त करना चाहता हूँ, राहुल गांधी को बताना चाहिए, अगर राहुल गांधी को देश की चिंता है, राहुल गांधी अगर यूनाइटेड भारत की कल्पना करना चाहते हैं और यूनाइटेड भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उनको जानकारी होना चाहिए कि इस देश में कम से कम मिनिमम तो 25% जिसको मानते हैं सवर्ण वो है। उसमें जाट लोग भी है, उसमें आप देखते हैं खाली भूमिहार ब्राह्मण राजपूत थोड़ी है। आपके स्टेट में भी सवर्ण लोग हैं जो ब्राह्मण से हटकर भी हैं। आपके यहाँ वहाँ उत्तर प्रदेश का जो वैश्य है वह सवर्ण में आता है, जाट आता है। आप चले जाइए महाराष्ट्र, सारा का सारा जाट, ये जो है मराठा, वो सवर्ण में आता है। केरला चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, उन तमाम जगहों पर ही कुल मिला के कम से कम 20-25% आबादी उनकी है। अगर इसी तरह से रिएक्शनरी पॉलिटिक्स, अराजकतावादी बात राहुल गांधी करते रहेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? ऐसा भी समय आ सकता है जब ऐसे तमाम लोग उपेक्षित महसूस करके, प्रताड़ित महसूस करके अपने होमलैंड की बात कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मरेंगे तो नहीं,
करेक्ट। तो कहेंगे कि भाई अगर हम आपके साथ, आप अपने साथ हमको नहीं रख सकते। जैसे अभी क्या हुआ पिछले दिनों, आपको जानकारी मिली होगी कि गोरखालैंड बना। कहाँ बना? वेस्ट बंगाल में। यस। वहाँ पर नेपालियों की आबादी थी और नेपाली उपेक्षित महसूस कर रहा था, वो आंदोलन किया। तो अल्टीमेटली सरकार को उसको एक एरिया में उसको अलग से नामाकरण करके कहना पड़ा ना कि भाई गोरखालैंड है, ठीक इंडिया में रहेगा, लेकिन उसको 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 पेरिश करने की बात तो नहीं हुई, उसको एक्सटिंक्ट करने की बात तो नहीं हुई। उसी तरह से जो रिएक्शनरी बात ये लोग कर रहे हैं, वो रिएक्शनरी बात देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। हम सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे गांव में कोई जाकर देखे कि मैं तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके साथ भी उसी तरह की भाईचारगी मेरी रहती है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ भी उसी तरह से रहता है। मैं तो साथ में, मैं अगर ऐसा रहता तो एक यहाँ का नेता है, अभी जनता दल यू का मंत्री है, अशोक चौधरी, उस समय कांग्रेस में ही था, अशोक चौधरी थे, तो मैं तो शेड्यूल कास्ट के घर में रहता था भाई। अच्छा। उसी के टेबल पर खाना खाता था, उसी के प्लेट में खाना खाता था। नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं कि जितना जिसका संख्या उसका उतना हिस्सेदारी रहना चाहिए? नहीं नहीं, निश्चित रूप से जो भी दुनिया में आया है उसको सबको सम्मान के साथ जीने का हक है और सरकार को वो सुविधा देनी चाहिए। हम उसके कतई विरोधी नहीं हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी आज सामाजिक न्याय के पैरोकार बने हुए हैं, उन राहुल गांधी को जरा पूछना चाहिए अपने मृत परदादा से कि क्या कारण था जब काका कालेलकर की कमेटी बनी थी पिछड़े वर्गों को न्याय देने के लिए, तो आदरणीय नेहरू जी क्यों उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसको ठंडे बस्ते में रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है ना? पूछना चाहिए अपनी दादी से कि जब मंडल कमीशन बना था 77 में, तो 77 से लेकर के इंदिरा जी 84 तक मंत्री रही, 80 से लेकर 84 तक, तो क्यों मंडल कमीशन लागू नहीं की? पूछना चाहिए अपने पिताजी से कि जब मंडल कमीशन लागू कर दी थी सरकार, बीपी सिंह की सरकार ने, तो क्यों राजीव गांधी ने 90 या कितना घंटे तक, मिनट तक भाषण दिया था उस मंडल कमीशन के खिलाफ? तो सामाजिक न्याय के विरोधी हम नहीं हैं। सामाजिक न्याय को महत्वहीन समझने वाला नेहरू गांधी परिवार रहा है। अच्छा। अगर नहीं ऐसा होता तो जो राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, ओबीसी ईबीसी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके लिए 10% जो लोग हैं वो जिम्मेवार हैं, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि क्या कारण था कि नेहरू जी के राज में, इंदिरा जी के राज में, यहाँ तक कि राजीव गांधी जी के राज में कोई शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना था श्रीमान जी। अच्छा। हाँ, 52 से लगातार नरसिम्हा राव के राज आने तक के कोई शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना था। पहली बार नरसिम्हा राव जी ने पीए सांगमा जी को कैबिनेट मिनिस्टर में एलिवेट किया था। अच्छा। फर्स्ट टाइम 92-93 में। ठीक है। तो ये इतने दिनों तक जो उपेक्षा हुई शेड्यूल ट्राइब की, उसका क्या जवाब देंगे राहुल गांधी जी? बताइए, पूछिए। नहीं, अभी क्यों वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? अभी सामाजिक न्याय से उनको लेना देना नहीं है। अच्छा, उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा सीधा है। मैंने कहीं देखा है एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो, जिस वीडियो में कुछ सो कॉल्ड थिंक टैंक बैठे हुए हैं। और उस थिंक टैंक में से एक व्यक्ति राहुल गांधी को कहता है कि आप ऐसे भाजपा की सरकार को ख़त्म नहीं कर पाओगे, सनातन की सरकार नहीं ख़त्म कर पाओगे, कर पाएंगे आप, जब तक के सनातनियों के बीच में, हिंदुओं के बीच में जातीय वैमनस्यता नहीं फैलेगा, जातीय टकराव नहीं बढ़ेगा, कंट्राडिक्शन नहीं बढ़ेगा, अंतर्विरोध नहीं बढ़ेगा, तब तक आप इसको कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। तो सनातन की एकता को तोड़ने के एजेंडे के तहत राहुल गांधी बड़ी ऊंची आवाज़ में सामाजिक न्याय की बात करने लगे हैं। अच्छा। और एक बात, सबसे बड़ी बात है, वो उड़ीसा की जनता भी जानना चाहते हैं, उड़ीसा की जो नेता हैं वो सब सोचते हैं कि बिहार में राहुल गांधी महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, और जो राहुल गांधी की कैंपेन है वोट चोरी का, वो कैंपेन बिहार में बहुत काम कर चुका है, बिहार की जनता भी सोचते हैं। आपको क्या लगता है राहुल गांधी की प्रभाव बिहार में कितना है? ऐसा है। और वोट चोरी की प्रभाव कितना ऐसा है, वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं था, ये तो सेल्फ क्रिएटेड मुद्दा, क्योंकि उनके पास जनता, बिहार की जनता के बीच में आने का कोई इशू नहीं था। विकास हो ही रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके कारण जनता तबाह थी, परेशान थी, उस मुद्दे को लेकर आते। तो इन्होंने एक मनगढ़ंत वोट चोरी का मुद्दा बनाया,
लेकिन अगर कोई मुझे आकर कहे कि आपके घर में चोरी हो गई है और चारों तरफ मैं अपने घर में देखूँ कि सारा सामान इंटैक्ट है, मेरी तिजोरी भी इंटैक्ट है, तो मैं मानूंगा? कोई जो अगर मुझे कोई कह देगा कि आपके घर में चोरी हो गई, नहीं मानूंगा। उसी तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात की, लेकिन तमाम जो वोटर्स थे उनके घर का सारा वोट का नाम, वोटर्स का नाम उसी तरह से है, किसी का वोट नहीं कटा। राइट। उसमें अगर SIR के तहत नाम कटा है, उसका कटा है जिसके पास संवैधानिक अधिकार वोटर बनने का नहीं था। अच्छा। तो स्वाभाविक है, व्यवस्था तो संविधान से चलेगी, संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही सारी चीज़ें होगी। तो वोटर जो नहीं बन सकता है, अगर कोई बांग्लादेशी है, कोई अगर रोहिंग्या है और उसको बैकडोर से किसी तरह से मैनिपुलेट करके पिछले दरवाजे से रिश्वत दे करके बन गया है वोटर, तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उसका नाम काट दे। तो उस तरह के लोगों का नाम कटा है। इसीलिए अगर बड़े पैमाने पर लोगों का नाम कटा होता तो बहुत सारा ऐसा परिवार होता जो कहता मैं वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे परिवार में 7 लोग थे, एक का नाम है, 6 का काट दिया गया, मैं वोट नहीं देने जाऊंगा, इस तरह का बहिष्कार करता। इस तरह की तो कहीं कोई खबर नहीं आई। तो ये वोट चोरी जो है मनगढ़ंत था, ये नाटक था राहुल गांधी जी का। जहाँ तक बिहार में प्रभाव का सवाल है, मैं समझता हूँ कि बिहार में कांग्रेस का प्रभाव खत्म हुआ है, तो राहुल गांधी का प्रभाव कहाँ से होगा? अच्छा। ये वही राहुल गांधी जी हैं, इनकी माता जी भी थीं, आदरणीय सोनिया गांधी जी। 2010 का चुनाव अकेले कांग्रेस लड़ी थी, ठीक है ना? ओके। और इन दोनों ने प्रचार किया था पूरे बिहार में, विधानसभा में मात्र 4 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 6.5% वोट मिला था। यही कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस रहते हुए बिहार में उपचुनाव हुआ, जहां नोटा से भी कम वोट आया कांग्रेस के उम्मीदवार को। अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में राहुल गांधी का कितना प्रभाव है। नहीं, सोशल मीडिया में ये चर्चा हो रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो आके बिहार में जिस तरह प्रचार किए, बिहार में जो बहुत सारे लोगों से मिले और वोट चोरी की जो यात्रा की, उसका प्रभाव है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने पहले ही कहा कि 70% से ज़्यादा जो मतदाता है वो किसी भी स्थिति में महागठबंधन को सत्ता नहीं सौंपना चाहता है। कांग्रेस की सीटें पहले से भी घटेंगी, तब यह प्रमाणित हो जाएगा कि अनिल शर्मा जो कहता था सो ही सही कहता था, है ना? कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी घटेगा, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी की सभा में या राहुल गांधी की यात्रा में जो भीड़ दिखती है वो इसलिए दिखती है कि ये कहीं उसमें कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं है कि राहुल गांधी एक बिहार देश के बड़े परिवार से आते हैं। राइट, गांधी परिवार, बड़े परिवार से आते हैं राहुल गांधी। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है भारत में, क्योंकि काफ़ी समय, लंबे समय तक यहाँ पर रहा है राजा रजबराओं का राज, ठीक है ना? तो आज के राजा के रूप में उन्हीं का परिवार है। तो पहले भी राजा को देखने के लिए उत्सुकता बस लोग जाते थे, क्यूरियसिटी से जाते थे, है ना? लेकिन राजा के प्रति श्रद्धा नहीं होती थी, क्योंकि राजा जा रहा है तो राजा को देखना चाहिए। उसी तरह से राहुल गांधी आते हैं, लोग उत्सुकता से जाता है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील इसलिए नहीं होता है कि अब नेहरू गांधी परिवार के प्रति जो सम्मान का भाव था जनता का, वो सम्मान का भाव खत्म हो गया है। कभी था, आज वो सम्मान नहीं रह गया है ना? अगर सम्मान रहता तो जन समर्थन मिलता, नहीं मिल रहा नहीं है। मिल शर्मा जी, और एक बात, एग्जिट पोल आ गया है, एग्जिट पोल भी स्पष्ट किया है कि एनडीए सरकार बनाने वाली है। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी की छवि और भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, किसकी छवि बिहार पे काम कर रही है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ बिहार में बल्कि देश के आम लोगों में एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में अपनी छवि बनाया है। नरेंद्र मोदी जी की छवि एक मजबूत सनातनी नेता के रूप में भी है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी जी की छवि एक गरीबी की पृष्ठभूमि से ऊपर आने वाले राजनेता की भी बनी है। तो ये जो तमाम वर्ग है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राइट, जो आम लोग, गरीब गुरबा पर पृष्ठभूमि से लोग हैं, राइट, जो सनातनी लोग हैं, वो सबके बीच में नरेंद्र मोदी जी बहुत ही एक सम्मानीय नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी भी
इस प्रदेश में एक बेहतर प्रशासक के रूप में, एक ईमानदार राजनेता के रूप में, एक सुशासन की सरकार देने वाले नेता के रूप में, और ख़ास तौर से महिला कल्याण के साथ साथ गरीबों का उत्थान, कमज़ोर वर्गों का उत्थान, है ना, महादलितों का उत्थान, ऐसे बहुत सारे काम पिछले 20 साल में किए हैं कि नीतीश कुमार जी की भी बहुत अमिट छाप बिहार की जनता के एक बड़े तबके पर है। तो ये अगर एनडीए की जीत होती है तो लाजमी तौर पर एनडीए के जो नेता, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, इन तमाम लोगों के सम्मिलित प्रयास और इन सभी के व्यक्तित्वों के प्रभाव के कारण ये रिजल्ट होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो शराबबंदी हुआ है उसका असर है, जो महिला वोटर हैं नीतीश कुमार के साथ हैं। बिल्कुल, ये बात जिसने भी कहा है वो सच कहा है। इसलिए कि एक तो कोई 100% आबादी शराब पीती नहीं थी, 10% 20% शराब पीता होगा, तो स्वाभाविक रूप से चूँकि नशे की हालत में, और मैक्सिमम जो शराब कुछ कमज़ोर वर्ग के लोग, जो गरीब लोग हैं, वो लोग ही दारू पीते हैं, तो नशे की हालत में उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। अच्छा, अपने घर के परिवार के लोगों के साथ भी बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। तो पत्नी चूँकि पति के साथ झगड़ नहीं सकती है। नहीं, शराबबंदी सही है गलत है? नहीं, शराबबंदी बिल्कुल सही है। अच्छा, शराबबंदी सही है। शराबबंदी हम थोड़े कहते, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। लेकिन राज्यों का लाखों करोड़ जो टैक्स राज्यों को नहीं मिल रहा है, राज्यों को राज्य टैक्स, के विकास के लिए। अगर 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 टैक्स की बात हो तब तो सबसे ज़्यादा एक बार में टैक्स मिल सकता है। विदेश में बहुत लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं, अच्छा, जिसको किडनी चाहिए, तब तो उसके लिए सारे जो हम भारत के, बिहार के लोग हैं, भारत के लोग हैं, सबका किडनी सरकार को बेच देना चाहिए, उसको बहुत पैसा आ जाएगा। क्या ऐसा सरकार करेगी? पैसे उगाही के लिए, संसाधन बढ़ाने के लिए क्या सरकार किडनी बेचेगी? लेकिन अन्य राज्य में तो शराबबंदी नहीं, तो नहीं गलत हुआ है, वहाँ भी गलत है। इसलिए कि एक स्वस्थ इंसान ही समाज को कुछ दे सकता है, ठीक है ना। उसके लिए स्वास्थ्य पहले जरूरी है, और शराब स्वास्थ्य को खराब करता है। तो लाजमी तौर पर मैं ये मानता हूँ कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, शराबबंदी चलनी चाहिए। और उस शराबबंदी के कारण आम महिलाएं जो प्रताड़ित होती थीं, पहले प्रताड़ित होती थी, शराबबंदी के कारण अब प्रताड़ना से मुक्त हो गई हैं, तो वो सब नीतीश कुमार को सराहती हैं, नीतीश कुमार जी की वोटर बन चुकी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव बोले हैं कि इस चुनाव में कि हम सरकार में आएंगे तो शराबबंदी उठा देंगे, हाँ, यहाँ पे शराब चलेगी। इसलिए कि तेजस्वी यादव जी को अपने स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, जनता के स्वास्थ्य की चिंता उनको नहीं है। उनको चाहिए संसाधन, क्योंकि उसी तरह से जब तक के काम नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? पैसा होगा तब काम होगा। तो उसके लिए एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइज करने के लिए चाहते होंगे कि हम शराबबंदी करके और पैसे लाएंगे, रेवेन्यू बढ़ाएंगे, और उसी तरह से लूट होगी। लेकिन मैं कतई इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि शराब को फिर से ओपन करना चाहिए। अमित शाह जी को आप कैसे देखते हैं, मतलब रणनीतिकार हिसाब से? अमित नेता शाह जी उनका चुनाव प्रणाली। हाँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में पहले से नहीं था। हाँ। मैं तो पिछले लोकसभा चुनाव के नहीं, पहले, दूर से देख रहे थे, अभी मैं पास में। मैं लोकसभा चुनाव के पहले शामिल हुआ हूँ भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अमित शाह जी की राष्ट्रीय पहचान बननी शुरू हो गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव के समय से, जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनकर आए थे। अच्छा। जहाँ पर मैक्सिमम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, और सरकार भी बना। और उसके बाद से लगातार जो उनकी कार्यशैली है, सांगठनिक शैली है, जिस तरह से हारी हुई बाजी को जीत में बदलते हैं, जनता का समर्थन जुटाने में, रणनीति बनाने में, तो लाजमी तौर पर मैं मानता हूं कि अमित शाह जी एक बहुत ही विचारशील, सोचने वाले रणनीतिकार, राजनेता के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल रहे हैं। अच्छा, अभी प्रशांत किशोर की बहुत चर्चा इधर भी हो रही है, पूरा देश में हो रही है, मीडिया में हो रही है, सोशल मीडिया। प्रशांत किशोर की क्या ग्राउंड में क्या है? देखिए, ऐसा है हाँ, कि प्रशांत किशोर जी जब यहाँ पर जन स्वराज लॉन्च कर रहे थे, ठीक है ना, तो उसी समय उनके कई लोगों को मैंने कहा था कि देखिए, प्रशांत किशोर जी चर्चित होंगे लेकिन सरकार नहीं बनाने में सफल होंगे। अच्छा,
इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बिहार में एक तो जाति पाति बड़ा फैक्टर है ओके। बिहार की राजनीति को प्रभावित करने में, और स्वाभाविक है कि लालू प्रसाद जी ने अपने पूरे कार्यकाल में समाज में एक बड़ा ही डिवीज़न क्रिएट किया है ना, राइट। और उसमें 90 से लेकर लगातार कांग्रेस के साथ रहते भी हैं, लेकिन कांग्रेस जिस समय कांग्रेस के साथ सवर्ण लोग था भी, तब भी कांग्रेस को आइसोलेट करने के लिए उसको सवर्णों की पार्टी कहते थे। तो सवर्णों के बीच और रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बीच में एक बड़ी दरार कायम करने में लालू यादव सफल रहे हैं। भाग्य से दुर्भाग्य से प्रशांत किशोर सवर्ण पृष्ठभूमि से आते हैं, ब्राह्मण हैं, तो इतनी आसानी से जो घृणा का माहौल लालू यादव ने बनाया है, तो इतनी आसानी से लोग प्रशांत किशोर को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ समाज में विश्वसनीयता के लिए कंसिस्टेंट आपको एक्शन करना पड़ता है, है ना। तो प्रशांत किशोर जी कोई वैचारिक आधार पर नहीं, बल्कि धन अर्जन करने के हिसाब से हर तरह के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों के साथ को मदद किया, जिससे इनको धन भी आया, ठीक है ना। एक रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाए। मगर जितनी बड़ी बड़ी टॉल टॉक्स कर रहे थे, उससे इनकी छवि बन रही थी कि ये बिहार के केजरीवाल हैं। केजरीवाल भी इसी तरह का टॉल टॉक्स किया था, अच्छा, राइट। और अल्टीमेटली कहाँ जाकर के बात पहुँची वो किसी से छुपा हुआ नहीं। प्रशांत जी खुद ही इतनी दिनों में जब से शुरू किया था और आज तक अपनी ही बातों का खंडन करते रहे। मुझे लोगों ने बताया कि कभी इन्होंने कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के बाल बच्चों को टिकट नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो उसी पृष्ठभूमि के हैं। उन्होंने बराबर स्वच्छता की राजनीति की बात की, राइट। उन्होंने महात्मा गांधी को अपना आदर्श पुरुष माना, उनका फोटो के साथ अपने फोटो को लगाया, ठीक है। लेकिन जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हुआ तो कैसे व्यक्ति को बनाया? जिनकी पृष्ठभूमि पहले कांग्रेस की थी, जिनकी माताजी कांग्रेस की एमपी रहा करती थी, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के एमपी रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, फिर वापस हुए, और मुख्य रूप से उनकी व्यापारिक पृष्ठभूमि है। पप्पू नाम है, क्या नाम है, उदय सिंह पप्पू, ओके। वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब वोटर वोट देने जाता है या समर्थन देता है तो सारी चीज़ों को स्क्रूटनाइज करता है, विचार करता है। कितना प्रभाव पड़ेगी प्रशांत किशोर? मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी कितना % वोट ले सकते? प्रशांत किशोर जी को मैक्सिमम, चूँकि बहुत 2 साल मेहनत किया है, 2.5 साल इन्होंने, हाँ, मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम 3 से 5% के अंदर वोट इनका रहेगा। किसका वोट कटेगा? वोट ये ज़्यादा एनडीए का या नहीं, वोट ये ज़्यादा काटे होंगे एनडीए का। अच्छा, इसलिए कि यद्यपि ये इमारतें शहरिया में भी गए, इन्होंने माइनॉरिटीज़ को खुश करने के लिए जो ट्रेडिशनल टोपी होती है मुस्लिम भाइयों के सर पर, वो टोपी भी पहना, है ना, और कई उस तरह के एक्टिविटीज़ की। बावजूद इसके मुझे नहीं लगता है कि 1% वोट भी मुस्लिम का इनको मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि सनातनियों का चाहे एजेंडा स्पष्ट हो या नहीं हो, राइट। जो इस्लामिस्ट लोग हैं, इस्लाम मानने वाले लोग हैं, उनका एजेंडा सीधा है, साफ है। वह एजेंडा क्या है कि हमको किसी भी स्थिति में अपने वोटों में डिवीज़न नहीं करना है। ओके। हमको या तो जो मुस्लिम उम्मीदवार होगा वो हमारी प्राथमिकता होगा, पहली प्राथमिकता होगी, और अगर नहीं वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार है तो जो सनातनी सोच रखने वाले, सनातनी चरित्र रखने वाले, सनातनी विचार रखने वाला उम्मीदवार है, उसको जो हरा रहा होगा उसको अपना साथ देंगे। अच्छा, ये सोच है। तो स्वाभाविक रूप से प्रशांत किशोर जी का पूरे बिहार में कहीं ऐसी उम्मीदवारी नहीं लगी जहां पर बिल्कुल त्रिकोणात्मक संघर्ष में उनका उम्मीदवार हो। ओके। कहीं कहीं हुआ होगा तो थोड़े बहुत मुस्लिम वोट मिल गया होगा, अन्यथा मैक्सिमम वोट जो है 3-4%। हाँ हाँ हाँ, और अधिकांश वोट उन्होंने जो काटा है वो एनडीए का वोट काटा है। अच्छा, शर्मा जी, आप तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुझे एक बात बताइए
कि ये जो महागठबंधन उनका बना, कांग्रेस और आरजेडी, बहुत सारे पार्टी को मिला के, जब टिकट की बारी आई, आप देख चुके हैं कि 12 विधानसभा क्षेत्र में टिकट डबल हो गया। आरजेडी जहाँ पे भी चुन प्रार्थी दिया, वो कांग्रेस भी दे दिया। ऐसा क्यों? मतलब उनके अंदर अभी भी उतना रिश्ता या समझौता ठीक नहीं है? देखिए ऐसा है कि मैं कांग्रेस में रह करके, आपके टाइम पे भी हुआ था? मैं बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस में रह करके आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव की कार्यशैली को देखा हूँ। लालू यादव जी के टारगेट पर इस स्टेट में पहले कांग्रेस पार्टी है जिसको मिनिमाइज करके उनको रखना है, जिसको ख़त्म करके रखना है। लालू यादव जी नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में कोई मजबूत सेकुलर अल्टरनेटिव विकसित हो। अच्छा। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो। क्योंकि जब कोई मजबूत सेकुलर पार्टी सामने खड़ी हो जाएगी तो जो माइनॉरिटी का वोट, मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट एक मुश्त उनको मिलता है, एकजुटता के साथ मिलता है, उसमें डिवीजन होगा। उसमें डिवीजन होगा तो लाजमी तौर पर लालू यादव जितने सशक्त हैं वो कमज़ोर होंगे, ठीक है ना। इसलिए जानबूझ करके लालू यादव जी लगातार कांग्रेस को मिनिमाइज करके ख़त्म करने की रणनीति पर काम करते हैं, राइट। उनकी खुद की कई जगह से रिपोर्ट मिल जाएगी आपको कि जो 47 या 53 सीटें, कितनी सीटें कांग्रेस लड़ी है? 59 सीटें। 59 सीटों में एक तो जानबूझकर जो सीट जीतने वाली थी वहाँ फ्रेंडली नाम पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया ताकि एनडीए जीत जाए तो जीत जाए, कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। अच्छा। ऐसे तमाम जहाँ जहाँ फ्रेंडली फाइट है वहाँ पर उनसे ज़्यादा कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत था। आप हर जगह सर्वे करके देख लीजिए। हाँ। तो जानबूझ करके वहाँ पर उन लोगों को हरवाने के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया ताकि इस बहाने कांग्रेस की सीटें कम हो जाएंगी। और इसके अलावा पूरे बिहार में ऐसे अनेकों सीटों की खबर मिल जाएगी जहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, क्योंकि उनका मुख्य रूप से एजेंडा है कांग्रेस को कमज़ोर करके रखना, ख़त्म करके रखना। इसलिए इसी कारण से ऐसा होता है। अच्छा, आप तो अभी पूरा भारतीय जनता पार्टी की पूरा प्रचार में है और पार्टी के अंदर है। और एक बात जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा के नेता भी जानना चाहते हैं, उड़ीसा लोग जानना चाहते हैं कि जो उड़ीसा की बेटा जो है भारतीय जनता पार्टी की अभी केंद्र मंत्री, शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान जी, अभी आपकी पार्टी की चुनाव के प्रभारी बने हुए थे। आप उनको कैसे देखते हैं? उनका शैली, राजनीति की शैली आपके हिसाब से क्या है? भाई देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी की जो छवि है वो एक नेक राजनेता की छवि है, एक भले इंसान की छवि है और अच्छे संगठन कार्यकर्ता के रूप में उनकी छवि दल के अंदर और दल के बाहर भी है। यही कारण है कि न सिर्फ महासचिव के रूप में उनकी सेवाएं पार्टी लेती रही है, बल्कि पिछले ही दिनों जो चुनाव संपन्न हुआ हरियाणा, वहाँ के प्रभारी भी यही थे। हाँ। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से जो डिफ़िकल्ट स्टेट माना जाता है, वहाँ भी चुनाव प्रभारी बनाकर उनको भेजा है। तो यह एक स्पष्ट रूप से संकेत है कि पार्टी धर्मेंद्र प्रधान जी को गंभीरता से लेती है, एक सफल रणनीतिकार के रूप में लेती है और अच्छे कुशल संगठनकर्ता और चुनाव प्रबंधक के रूप में लेती है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट हैं और पार्टी निश्चित रूप से आगे और भी इनकी सेवाएं लेगी। अच्छा, आप तो कांग्रेस पार्टी में थे और अध्यक्ष भी थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में है। कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मैंने कभी मुख्यमंत्री बनने का सोचा भी नहीं था। और जब मैं आया हूँ भारतीय जनता पार्टी में तो मैं किसी पद की लिप्सा में नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि जो जैसा मैंने पहले कहा कि देश में दो ही विचारधारा की लड़ाई चल रही है, सनातन मिटाने की और सनातन बचाने की। तो सनातन बचाने की सोच भारतीय जनता पार्टी रखती है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रियावादी नहीं है, कोई कम्युनल पार्टी नहीं है, सबके साथ, सबके विकास, सबके साथ लेने की बात करती है। नहीं, इसलिए आपका सोच बदला नहीं? तो नहीं, मैंने कहा ना कि मैं तो बिल्कुल सनातन के लिए आया हूँ। अच्छा। मैं सनातन के एक सिपाही के रूप में जीवन पर्यंत अब भारतीय जनता पार्टी के बैनर में काम करते रहना चाहता हूँ।
ये भी सुযোग मिलेगा को आपको कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, नहीं, मेरी वैसी कोई लिप्सा ही नहीं है। तो बिहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए आज ये मुख्यमंत्री के हिसाब से? नहीं, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि जो भी मुख्यमंत्री बने, हाँ। उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, प्रदेश की संपन्नता बढ़े, आर्थिक स्थिति प्रदेश की मजबूत हो। और चूंकि यह एग्रीकल्चर बेस्ड, खेती पर आधारित स्टेट है, ज़्यादा यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, तो सबसे पहले आवश्यक है कि इस तरह की फार्मिंग हो जिससे और अधिक खेतों से आर्थिक लाभ हो। फल विकास के लिए, सब्जी के लिए, इसके लिए और ज़्यादा अच्छी योजना सरकार बनावे ताकि किसानों को आर्थिक रूप से और संपन्न किया जाए। चूँकि आबादी बिहार में अधिक है और मैं समझता हूँ कि तमाम साधनों से ज़्यादा कीमती ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। तो मानव संसाधन का बेहतर लाभ उठाने के लिए बिहार की जो भी सरकार बने, उसको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स, ताकि छोटे छोटे उद्योग लगें और कोई हाथ बैठा न रहे, हर हाथ को काम मिले, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार उत्तरोत्तर और संपन्न होगा। अगर बिहार में उत्पादित वस्तुओं का न सिर्फ दूसरे राज्य में व्यापार होने लगे बल्कि विदेश में भी यहाँ की उत्पादित वस्तुएं जाने लगे, तो बिहार की संपन्नता और बढ़ेगी। जो भी सरकार हो, उस सरकार का पहला काम है कि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बना के रखे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें और उसको सशक्त करने का, बढ़ाने का काम करे, और साथ ही साथ यह एक ऐसी योजना बनाए जिसमें स्टेट का हर व्यक्ति जो काम करने में सक्षम है उसको काम मिले। क्योंकि सरकारी नौकरी जो बोलता है कि करोड़ों हम नौकरी दे देंगे, तो करोड़ों नौकरी सरकार दे ही नहीं सकती है। इसलिए कि अगर 7 करोड़ की आबादी है, 7 करोड़ वोटर है, तो 7 करोड़ नौकरी कैसे आप देंगे? तो नौकरियां तो सरकारी कम होगी, लेकिन 7 करोड़ लोग अगर काम करने में सक्षम है तो उनको काम देने मिले, इसके लिए व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। शर्मा जी, लास्ट सवाल, 37 मिनट का इंटरव्यू ये था, उसमें 23 मिनट आप सिर्फ लालू जी के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर किया। मैं जानना चाहता हूँ इतना गुस्सा लालू जी के ऊपर क्यों है आपका? मेरा कोई लालू जी से निजी झगड़ा नहीं है। हम तो लालू जी को 1971 से जानते हैं, जब लालू जी छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, तब से 1 to 1 हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमसे कभी कोई गाली गलौज नहीं हुआ लालू अभी जी से। रिश्ता कभी लालू जी से कोई हमारा गाली गलौज नहीं हुआ है। लालू जी मिलते हैं तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ, अच्छा। क्योंकि हमारे सीनियर हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष वो भी रहे हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष मैं भी रहा हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं लालू जी की कार्यशैली का विरोधी हूँ। अच्छा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें नफरत है लालू यादव के सूरत से। अच्छा। नफरत है तो अंदाजे हुकूमत से। अच्छा। अगर लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की हुकूमत अच्छी हो नहीं सकती तो उनकी सूरत से भी मोहब्बत हो नहीं सकती। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा जी हमारे साथ थे। और दर्शक बंधु, आम कथा होते जे बिहार राजनीतिर सबुठु जड़े वरिष्ठ राजनेता अनिल शर्मा जी सहित तमाम बिहार राजनीति को आप बुझिले। एवं भारतीय जनता पार्टी सहित जोड़ी अच्छा, आगु को भारतीय जनता पार्टी सरकार, एनडीए सरकार बिहार रे कथा ये जो स्पष्टोक्ति अनिल जी रही, जो भाव महागठबंधन भितर वर्तमान निज निज भितर जो कंदल रही, जो आप देखिए जे महागठबंधन बिहार रे लोक ग्रहण करना महागठबंधन को, जो महागठबंधन सरकार आसुना एग्जिट पोल जहाँ कि 14 तारीख पर दर्शक बंधु सबकि स्पष्ट हो बिहार रे किए सरकार गढ़ुची। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।